Hello students, so I hope you have read the Darwinism. So if you feel any problem you can ask me again. So after Darwinism there is a theory of Hugo de Veris, mutation theory, and he was the person who gave a theory in the year 1901, and he cleared a number of objections or criticism which was observed in the Darwinism. जो डार्विन की थेरी में क्रिटिसिज्म हुआ या उनकी ऑब्जेक्शन, जैसे अगर उसने ये कहा था कि नेचर सेलेक्ट करता है बेस्ट को, तो फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स की आज तक हैं तो वो तो ख़त्म हो जाने चाहिए थे, ऐसा भी नहीं हुआ। तो डार्विनिज़म एक बात ये है कि ओवर स्पेशलाइजेशन कुछ ऑर्गन्स की हो जाती है, जैसे बड़े बड़े टस्क हैं, ये जो एलिफेंट के आप टीथ देखेंगे इंसीजर्स का, और कई हॉर्न्स देखेंगे आप बड़े बड़े, जैसे 12 सींग है उसके कितने बड़े बड़े सींग हैं, तो वो उनको इंटेंगल करते हैं, है ना। तो इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए डार्विन। तो उसके बाद ये क्वेश्चन और जो डार्विन ने कहा था वो डायरेक्शनलेस था और रैंडम उनकी जो वो हो रही थी। लेकिन जो ह्यूगो डी वेरिस थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी इन द ईयर 1901। अब इसने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट्स किए कि किसके ऊपर, इनोथेरा लेमार्कियाना ये प्लांट पे इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए, इसका नाम हम नॉर्मली बोलते हैं इवनिंग प्राइम रोज, ठीक है, कॉमन जो नाम इवनिंग प्राइम रोज, ठीक है। अब ये इनोथेरा लेमार्कियाना में क्या हुआ कि ही ऑब्जर्व्ड कि इसने क्या किया कि जैसे इनके प्लांट की, जैसे ये नॉर्मल प्लांट लिए, अब इसी के सीड्स जो थे सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो सीड्स थे, इन्हीं को आगे जब ग्रो किया गया, कुछ सीड्स जो थे उन्होंने सेम के सेम जो प्लांट्स थे उनको प्रोड्यूस किया, लेकिन कुछ जो थे वो डिफरेंट थे, जो एक ही सिंगल जनरेशन में ही वो डिफरेंट प्लांट्स का जो था वो बर्थ हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको भी जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दी तो देखा, सेल्फ डेवलपमेंट भी होने दी इन सीड्स की, नॉर्मल की, तो देखा कि कुछ तो नॉर्मल बने लेकिन कुछ जो थे फिर डिफरेंट बने, जो किसी से रिजेंबल नहीं कर रहे थे। इसके बाद इनको इसने देखा, इसके जो सीड्स थे इनको भी जब ग्रो किया तो इन्होंने देखा कि ये जो डिफरेंट वाले थे वो कुछ तो डिफरेंट से रिजेंबल कर रहे थे, कुछ जो थे वो और भी ज़्यादा डिफरेंट जो वेराइटीज़ थी वो पैदा होगी, ठीक है। उसने ये कहा कि भाई ये जो, और हाँ, ये जो चीज़ें डिफरेंट पैदा हुई ये आगे हेरिटेबल थी, मतलब आगे आगे ये जा रही थी, ये नहीं है कि अगली जनरेशन में ये ख़त्म होगी, ऐसा कुछ नहीं था, ये इनहेरिटेबल थी। और उसने कहा कि जैसे सिंगल जनरेशन से ही चेंज जो आ रही है वो कंटिन्यूस नहीं है, इन्होंने कहा कि डिसकंटिन्यूस है, सडन है। इन्होंने कहा कि ये जो चेंजेस आ रही हैं सडन है, एब्रप्ट या सडन एक ही मतलब है। तो इनकी जो ये जो चेंजेस आई हैं एब्रप्ट चेंजेस हैं, और इसको इसने नाम दिया म्यूटेशन। अब क्योंकि जो डार्विन था, डार्विन तो ये नहीं समझा पाया, उसने ये अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तो बात की, लेकिन डार्विन ये नहीं बता पाया कि अराइवल कहाँ से हुआ, उस फिटेस्ट का अराइवल कहाँ से हुआ। लेकिन जो ह्यूगो डी वेरिस था उसने ये पूरी तरह से समझा दिया कि भाई अराइवल ऑफ द फिटेस्ट कहाँ से है, कि कुछ चेंजेस होती हैं और जो वो चेंजेस जो हैं वो अगली जनरेशन में जब जाती हैं, वो जो वैरायटी है वो कंटिन्यूसली ऑपरेट भी करती है और रहती भी है। तो इस तरीके से उसने ये एक्सप्लेनेशन दी जो डार्विन नहीं दे पाए, क्योंकि वेरिएशन की जो बात थी वो वेरिएशन हो रही थी डार्विनिज्म के टाइम, बट उसे पता नहीं था कि ये वेरिएशन कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। तो ह्यूगो डी वेरिस वाज द साइंटिस्ट जिसने ये बोला कि ये म्यूटेशंस हैं, एब्रप्ट चेंजेस हैं, कभी भी हो सकती हैं, सडन है, तो ये जो है नई नई वैरायटी को जन्म देती हैं। तो इसने ये जो 1901 में म्यूटेशन थ्योरी दी, इसने ये कुछ पॉइंट्स बताए उसने कहा कि ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूस नहीं है कि धीरे धीरे नहीं हो रही हैं, ये डिसकंटिन्यूअस हैं, और दे आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द एवोल्यूशन, और ये एवोल्यूशन को होने में मदद कर रही हैं। नेचुरली जो एक नई वैरायटी बनी वो अपने आप को इवॉल्व कर, नेचुरली नई स्पीशीज़ की जो एवोल्यूशन है वो पॉसिबल हो पाई। तो ये म्यूटेशन का उन्होंने जिक्र उसमें किया। उसने कहा, दूसरी बात उन्होंने कही कि म्यूटेशंस जो हैं वो ऑल ऑफ ए सडन,
दिखाई देती हैं, दे आर म्यूटेशंस आर ऑल ऑफ अ सडन, और वो फिर परमानेंट हो जाती हैं, दे बिकम परमानेंटली ऑपरेशनल। ठीक है, इस तरह से उसने ये भी कहा कि म्यूटेशंस जो हैं दे आर, जैसे डार्विन ने कहा था कि वो कंटिन्यूस हैं, है ना, लेकिन म्यूटेशंस जो थी इन्होंने कहा कि ये डिसकंटिन्यूस हैं, दे डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द मीन। यहाँ से कोई ये नहीं है कि कुछ चेंजेस यहाँ आ गई कुछ यहाँ आ गई, नो। उसने कहा कि सडन है, वन स्टेप में चेंज हो जाती है और नेक्स्ट जनरेशन में वो इवॉल्व्ड स्पीशीज़ जो है वो हमें मिल जाता है। इसी तरह से बोला कि फोर्थ उसने बात बोली कि द सेम टाइप ऑफ द म्यूटेशन कैन अपीयर इन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो बॉर्न हो सकते हैं। उसके बाद बोला कि म्यूटेशंस जो हैं दे आर इनहेरिटेबल, वो अगली जनरेशन में जाती हैं, ये नहीं है कि हुई और फिर ख़त्म हो गई, नो। इसका मतलब इवोल्यूशन हो रही है इसकी वजह से। और अब म्यूटेशन जो है वो सारी डायरेक्शंस में जो है वो हो सकती हैं, इन ऑल द कंसीवेबल डायरेक्शंस। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला कि यूज़फुल जो म्यूटेशंस हैं वो दे आर सिलेक्टेड बाय नेचर। अब उसने, डार्विन ने तो बोला था कि नेचर सेलेक्ट करता है, बट इसने ये बोला कि यूज़फुल जो वेरिएशंस होंगी दे विल बी सिलेक्टेड बाय द नेचर, एंड जो लीथल हैं, जो ख़त्म होने वाली हैं, दे विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द दिस, ठीक है, यहाँ से नेचर से वो एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशंस प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज़। मैंने बोला आपको कि स्पीसिएशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है ड्यू टू म्यूटेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि म्यूटेशन इज़ अ जर्की, मतलब एकदम से होता है, जर्की एंड डिसकंटिन्यूअस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी जो थ्योरी का म्यूटेशन की, वो ये है। ठीक है, अब जो इनके पॉइंट्स जो इसके फेवर में आए, जो फेवर में आए कि भाई क्या जो डार्विन ने बोला, ये हम क्रिटिसिज्म में लेते हैं कि फेवर में है या अगेंस्ट में है। इसके फेवर में देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो देखने को मिली, जैसे कि ये एक्सप्लेन करता है दोनों तरह की बातों को, प्रोग्रेसिव भी और डीप प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन को भी ये एक्सप्लेन करने में कैपेबल है। दूसरा, ये सबसे बड़ी बात, एक एनकॉन शीप का जन्म हुआ था। एनकॉन शीप जो थी वो छोटी लेग्स वाली शिप थी जो कि फेंस को क्रॉस नहीं कर सकती थी। इसका जो बर्थ हुआ था वो भी एक सिंगल स्टेप में ही हुआ था। ये नहीं है कि धीरे धीरे टांगें छोटी हुई फिर जाके अल्टीमेटली छोटी छोटी टांगों वाली एनकॉन शिप बनी जो डार्विन कहता था, लेकिन इसने कहा कि सिंगल स्टेप में ही एनकॉन शिप का बर्थ हुआ, इसका मतलब म्यूटेशन से हुआ। दूसरी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि कुछ कैटल जो थी वो हॉर्नलेस पैदा हुई, वो भी सिंगल स्टेप से हुआ, म्यूटेशन से हुआ। ये जो हॉर्नलेस कैटल थी ये बेनिफिशियल कैसे थी कि इनके जो हॉर्न्स नहीं थे तो ये किसी के साथ एंटेंगल नहीं होते थे, तो वो आराम से अपना जो लाइफ स्टाइल है वो जीती थी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने एक सिंगल स्टेप से जो देखा, जैसे डिलीशियस एप्पल का जो बर्थ हुआ है वो भी सिंगल म्यूटेशन, सिंगल जर्क से हुआ है। और इसी तरह से जैसे हम बोलें नोवल ऑरेंज है, रेड सनफ्लावर है, हेयरलेस कैट्स हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इनका सबका बर्थ सिंगल स्टेप में ही हुआ है। लेकिन इनका जो अगेंस्ट में जो बातें जाती हैं, अगेंस्ट में मैं बता दूं कि जो इनोथेरा लेमार्कियाना जिस पे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो एक नॉर्मल प्लांट नहीं था, वो एक कॉम्प्लेक्स सा प्लांट था, हेट्रोजाइगस प्लांट था जिसमें बहुत ज़्यादा क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो थी वो देखने में मिलती हैं आज भी। तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा हम नहीं मानते, बट जो म्यूटेशन उसने बोला वो उसके लिए माना जाता है। नेचुरल म्यूटेशंस जो हैं दे आर नॉट कॉमन एज ह्यूगो डिवेरिस, क्योंकि जो म्यूटेशंस हैं वो एकदम से कंटिन्यूसली और इतना जो हम ह्यूज हर चीज़ देख रहे हैं वो सिर्फ म्यूटेशन से पॉसिबल नहीं हो सकती। और जो म्यूटेशंस हैं वो डोमिनेंट होती हैं, तो इतना जो हम सब देख रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कुछ बातें इसके अगेंस्ट जाती हैं। तो इसलिए दिस थेरी डज गिव्स डायरेक्ट अटेंशन टू द म्यूटेशंस, बट लेटर ऑन इट वाज थॉट दैट एवोल्यूशन कैन नॉट अकर बाय म्यूटेशंस अलोन, सिर्फ म्यूटेशन ही ये काम नहीं कर सकती। इसलिए नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन कुछ और पैरामीटर्स हैं जो हम आगे वाली थेरी में देखेंगे, जिसको हम बोलेंगे कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जो मॉडर्न कंसेप्ट है एवोल्यूशन का वो क्या कहता है, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो गो थ्रू द डार्विनिज्म एंड दिस ह्यूगो डिवेरिस थेरी ऑफ mutations. Thank you, beta.